करते हैं। ठीक है, आपको शायद स्लाइड नहीं दिख रही है ना? चलिए, अब दिख रहा है आपको? स्लाइड दिख रही है? ओके। और मैं अगर पेन चला रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम आ रही है? वेरी गुड। चलिए, मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ा था। अब एनर्जी फ्लो इक्वेशन अगर कोई बोलता है तो मैं उसको 2 मार्क्स दूंगा। बताइए, 2 मार्क्स अगर किसी को चाहिए तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बोलिए। क्या बात है, लगता है किसी को नहीं चाहिए। चलो मैं ही ले लेता हूँ। C1²/2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू M2 ब्रैकेट में H2 प्लस C2²/2 प्लस GZ2 प्लस वर्क डन। याद है? याद तो नहीं होगा, क्योंकि याद होता तो आप बोलते। ये देखो, मेरे ख्याल से हमने ये पढ़ा था कि ये क्लोज वॉल्यूम है। इसके अंदर हमने ये सारी वैल्यूज डाली, मतलब इंटरनल एनर्जी U1, प्रेशर P1, स्पेसिफिक वॉल्यूम V1, वेलोसिटी C1 और एंथैल्पी H1, और इसी के रिस्पेक्ट में हमने आउटलेट वैल्यूज फाइंड आउट की। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का कहना है कि जितना भी हीट इनपुट में गया और जितना भी एनर्जी इनपुट में गया, वो इक्वल होगा जितना भी एनर्जी आउटपुट में आया और जितना वर्क ट्रांसफर हुआ। ठीक है, प्लस सम अमाउंट में इंटरनल एनर्जी बढ़ा। तो आपको मैंने क्या बोला था, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, इसके बेसिस पे ये नोटेशंस लिखने हैं, और उसके बाद ये सेकंड पॉइंट लिखना है, और ये थर्ड पॉइंट लिखना है जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और लास्ट में आप इस पॉइंट से कंक्लूड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना? M1H1 प्लस C1²/2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू M2 इंटू H2 प्लस C2²/2 प्लस GZ2 प्लस 1। क्लियर है? बस यहाँ तक आपको याद रखने की जरूरत है। इसके बाद आपने इस पे एक नोजल का एग्जाम्पल पढ़ा था। क्या? कि इट इज अ डिवाइस दैट कैन इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर ड्रॉप। मतलब क्या होगा, नोजल जो है, नोजल में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है, लेकिन प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब इसके बेसिस पे आपने यहाँ पे तीन केसेस पढ़े थे। क्या? कि नोजल में वर्क डन 0 होगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर 0 होगा, और Z1 Z2 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, मतलब दोनों सेम हाइट पे ही, सेम हाइट पे है। तो अल्टीमेटली इससे आपको C2 का फंक्शन निकालना था कि C2 इज इट इज अ फंक्शन ऑफ H1 माइनस H2। ठीक, और फिर बाद में आपने ये प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड आउट करके C2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर निकाल दिया था। बस, आपने लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ाई की थी, और इसके बेसिस पे आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। तो न्यूमेरिकल जो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल था, वहां पे मुझे H सुपर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो मैंने आपको बोला था कि पहला न्यूमेरिकल आप सॉल्व करिएगा और H सुपर की वैल्यू लिख के यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। तो कोई बताएगा H सुपर की वैल्यू कितनी होती है? वेरी गुड। T सुपर माइनस T सैचुरेटेड इनटू, वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखने की बात बोली गई थी। चलिए, इसके बाद आता है डिफ्यूजर। पहला हमने पढ़ा नोजल। नोजल में क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, प्रेशर डिक्रीज करेगा। इसमें क्या होता है, तो इट इज अ डिवाइस दैट कैन इंक्रीज प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड एट द एक्सपेंस ऑफ
देयर वेलोसिटी ड्रॉप। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा, किसके बेसिस पे, तो वेलोसिटी उसका ड्रॉप हो जाएगा। ठीक, तो इसमें मतलब यही अल्टीमेटली दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है प्रेशर एनर्जी में। अब प्रेशर एनर्जी में डिक्रीज होने की वजह से ये देखो, ये है डिफ्यूजर। आपका जो नोजल था वो इस तरीके था और जो डिफ्यूजर है वो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। याद रखना, नोजल डिफ्यूजर, नोजल में वेलोसिटी इंक्रीज होगा और डिफ्यूजर में प्रेशर इंक्रीज होगा। तो अब देखो यहाँ पे सेम रूल्स है कि Z1 इज इक्वल टू Z2 हो गया। कोई प्रेशर वर्क डन, एक मिनट, कोई वर्क डन नहीं होगा, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आपका जो इक्वेशन है वहां पे हमारा जो आउटलेट था वो इम्पोर्टेंट था, तो हमने उसमें आउटलेट निकाला था। और डिफ्यूजर इसका नोजल का ठीक उल्टा है, इसलिए यहाँ पे आपको C1 की वैल्यू निकालनी है। तो C1 की वैल्यू आपका वहां पे जो था H1 माइनस H2 था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H2 माइनस H1। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि H इज अ फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर। तो उसने क्या किया, स्पेसिफिक हीट को बाहर निकाल दिया, तो फॉर्मूला बना 2Cp T2 माइनस T1। और यहाँ पे उसने ये देखो T2 की वैल्यू उसने P2 अपॉन P1 रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 रखी है। तो अल्टीमेटली आपका इक्वेशन T1 का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर फाइंड हो। क्लियर? चलिए, इसी के बेस पे अब आपके पास न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ये देता है, न्यूमेरिकल at a 12 डिग्री सेल्सियस एंड एक मिनट ना, enter the diffuser of jet engine steadily with a velocity of 220 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे ख्याल से आपको ये T1 की वैल्यू दे के रखी है और ये C1 की वैल्यू दे के रखी है। द इनलेट एरिया ऑफ डिफ्यूजर इज 0.38 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इनलेट एरिया के बारे में बोला, मतलब A1 की वैल्यू दे के रखी है। द एयर लीव द डिफ्यूजर एट द निग्लेजिबल वेलोसिटी, मतलब C2 की वैल्यू उसने निग्लेक्ट करने के लिए बोला है। कंपेयर टू इनलेट वेलोसिटी, कैलकुलेट मास फ्लो रेट ऑफ एयर एंड द टेम्परेचर ऑफ एयर लीव द डिफ्यूजर। तो देखिए, ओके यहाँ पे 85 दिया हुआ है, 85 बार। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है P1 की वैल्यू 85 बार, V1 की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, T1 की वैल्यू 12 डिग्री सेल्सियस। आपको बाद में इसको केल्विन में चेंज करना है ना। C1 की वैल्यू 220 मीटर पर सेकेंड, A1 की वैल्यू 0.38 मीटर स्क्वायर। अब C2 की वैल्यू उसने 0 बोल ही दी है, मास आपको फाइंड आउट करना है और टेम्परेचर T2 निकालना है। ठीक, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था कि मास फ्लो रेट का क्या होगा। तो मास फ्लो रेट इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी अपॉन में वॉल्यूम। तो अब इसने क्या किया, वॉल्यूम की जगह पे फॉर्मूला लिया P1 V1 इज इक्वल टू R इंटू T1। तो यहाँ से V1 की वैल्यू ये डिवाइड में आ जाएगी, तो आपका V1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, जिसमें R की वैल्यू क्या होगी, तो 0.287 इंटू 10⁻³ या डायरेक्ट 287 लिख सकते हो। ठीक, एरिया तुमको दिया हुआ है, वेलोसिटी तुमको दी हुई है, प्रेशर तुमको दिया हुआ है। प्रेशर 1 बार में दिया हुआ था शायद, आई थिंक कितना था, 85 बार। तो 85 की जगह आपने उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेके गए, तो इसलिए 10⁻³ का इसने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और टेम्परेचर जो है यहाँ पे 12 डिग्री था, तो 12 डिग्री प्लस 273 इज इक्वल टू जितना दिया है आपका, बराबर है। चलिए, अब टेम्परेचर ऑफ एयर लिविंग डिफ्यूजर, मतलब अब आपको T2 की वैल्यू निकालनी है। तो T2 वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले आई थिंक वो ये वाला, ये देखो ये वाला जो इक्वेशन है जहाँ पे रिलेशन टेम्परेचर से निकल रहा है वो आपको लेना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2।
आप पूछोगे सर यहाँ पे उसने जी क्यों नहीं लिया, तो जी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोनों में Z1 इजिकल टू Z2 है, तो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो H1 माइनस H2 इज इक्वल टू C2 स्क्वायर बाई 2 माइनस C1 स्क्वायर बाई 2। और बेसिकली अब अगर उसने कन्वर्ट किया, मतलब यहाँ पे CP इंटू T1 माइनस T2 लिखा, तो ये जो इक्वेशन आया अल्टीमेटली T2 की वैल्यू क्या है, तो उसने कैलकुलेट करके प्लस माइनस करके ये निकाल दिया। क्लियर है? चलो, ये आपका डिफ्यूजर का पार्ट कंप्लीट है। ठीक है, अब बॉयलर क्या होता है भाई? तो हाँ बिल्कुल मैं बताता हूँ, ये देखिए, जब मैं कोई भी फिगर बनाता हूँ, ठीक है, तो एक्चुअली जेड जो है वो हाइट होती है। ठीक है, तो हमने जो सेंटर पकड़ा वो सेंटर से Z1 इज इक्वल टू यहाँ पे Z2 अल्टीमेटली दिखा रहा है आपको। बात समझ में आई? और ये चीज कहाँ से याद रखना है आपको, तो आपने जब डिफ्यूजर पढ़ा था तो वहां पे ही केस दिया हुआ है कि Z1 इज इक्वल टू Z2 है, क्योंकि सेंटर लाइन जो है वो हमेशा मतलब सेंटर से ही फ्लो हो रहा है, इसलिए Z1 इज इक्वल टू Z2। ठीक, अब अगर तुम ये बोलोगे कि सर प्रैक्टिकली ऐसा फिजिबल है, तो तुमको भी पता है कि पानी जो है वो यहाँ से, अगर मैं एक डिफ्यूजर का एग्जांपल लेता हूँ और डिफ्यूजर से पानी यहाँ से फ्लो हो रहा है और यहाँ निकल रहा है, तो ये दोनों के सेंटर्स थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन जब आइडियल केस लेते हैं तो आइडियल में यूनिफॉर्म फ्लो रहेगा, इस वजह से जर्मनी से करके। ठीक, चलिए, उसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉयलर। बताइए भी, आपने बीएमई दो लोगों से पढ़ी है, तो बॉयलर की करेक्ट डेफिनेशन क्या है? क्यों भाई टॉपर लोग, भाई अगर आप सो नहीं रहे हो तो बताइए बॉयलर की। बॉयलर इज अ डिवाइस दैट कैन प्रोड्यूस स्टीम। हीट एनर्जी कैसे बोल रहे हैं, हम तो हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, ये देखना यहाँ पे दिख रहा है कि हम with the combustion of fuel produces heat energy and this heat energy is further converted into steam। तो हम इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस तो नहीं कर रहे हैं। फर्नेस की अगर तू बात करेगा, मतलब ये जो पार्ट आता है ना, ये अलग जो पार्ट है, इसे हम फर्नेस बोलते हैं। तो अगर तू फर्नेस की डेफिनेशन की बात करेगा देन इट इज ओके कि सर फर्नेस इज अ डिवाइस दैट कैन प्रोड्यूस हीट बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल, उससे में बराबर है, लेकिन यहाँ नहीं। बॉयलर क्या है तो भाई, और बाकी लोग कहाँ हैं? रोहन, आदित्य और सिद्धार्थ, भाई टॉपर लोग बोलिए। हाँ तो हो, सो रहा था। वेरी गुड। अब सोते सोते मुझे ये बता कि बॉयलर की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉयलर? नहीं, एज पर RBI शायद है, RBI, रेगुलेशन ऑफ बॉयलर एसोसिएशन, ऐसा करके कोई एक संस्था है इंडिया में जो बॉयलर की एक करेक्ट डेफिनेशन बोली है, मुझे वो जानना है। क्योंकि मेरे ख्याल से आपको ये बात पता होगी कि क्या मैं, अच्छा एक बार बताओ, प्रेशर कुकर को मैं बॉयलर बोल सकता हूँ? क्या मैं प्रेशर कुकर को बॉयलर बोल सकता हूँ? क्यों? स्टीम
भाई आपकी आवाज अच्छी से नहीं आ रही है। ये है ये है IBR, ठीक है, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट ने एक बॉयलर की डेफिनेशन दी थी, वो डेफिनेशन मुझे जाननी है। हम्म, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बहुत भयंकर बोल रहे हैं भाई। नहीं, मुझे केवल एक वर्ड सुनना है। हाँ। हम्म। हम्म। नहीं, और कुछ बताओ। वेरी गुड, करेक्ट डेफिनेशन। याद रखिएगा, आज के बाद आपको अगर किसी ने पूछा भाई पहले बताओ बॉयलर क्या है, तो आपको बोलना है कि सर जिसकी कैपेसिटी 22.7 लीटर से ज्यादा होगी और जो स्टीम प्रोड्यूस कर रहा है उसे मैं बॉयलर कह सकता हूँ, ठीक है। याद रखना। अब यहाँ पे अब आपकी फ्यूचर की बात करते हैं। आपको पता है एक बॉयलर ऑडिटर करके एक पोस्ट निकलती है इंडिया में, और ये पोस्ट में जो सैलरी होती है वो लाखों में जाती है, ठीक है। मतलब अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है थर्मल एनर्जी से, तो आपको सिंपली एक काम करना है। जैसे आप डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको किसी भी बॉयलर हाउस में, मतलब जहाँ पे भी बॉयलर उनके पास हो वहाँ पे आपको जाना है, और वहाँ पे आपको आई थिंक 1 साल या 2 साल रुकना पड़ता है। 2 साल आप वहाँ रह के किसी बॉयलर अटेंडेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है फर्स्ट क्लास, एक होता है सेकंड क्लास। सेकंड क्लास मतलब जो 10th या 12th पास है और 2 साल उसने बॉयलर में वर्क किया है, उसको हम लोग बॉयलर सेकंड क्लास बोलते हैं। जिसने टेक्निकल डिग्री अचीव की है और उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, उसे हम बॉयलर फर्स्ट क्लास अटेंडेंट बोलते हैं। तो आपको बॉयलर फर्स्ट क्लास अटेंडेंट के पास रह के कुछ काम सीखना होता है, और फिर ये काम सीखने के बाद, मतलब ये मिनिमम 5 साल का रहता है, कि बॉयलर हाउस में एज एन इंजीनियर आप वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो 5 साल के बाद जैसे आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ये जो इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट है, मतलब इंडिया की जो बॉयलर को हैंडल करने वाली संस्था है, वो एक एग्जाम कंडक्ट करेगी। और ये एग्जाम हो जाने के बाद, मतलब जब आप क्रैक कर लेते हैं, तो आपकी सैलरी मतलब ब्राइट हो जाती है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात बताता हूँ कि ये फील्ड में कोई भी कंपटीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे ही आपका वो एग्जाम कंडक्ट होगा, और वो एग्जाम के बेसिस पे ही एज एन इंजीनियर या बॉयलर ऑडिटर या बॉयलर इंस्पेक्टर कोई भी कंपनी आपको लगती है। अब तुम पूछोगे कि सर इसकी क्या जरूरत है। तो अगर आपने कभी बॉयलर देखा है, या जस्ट एग्जांपल लो, अगर आपके घर में प्रेशर कुकर है और उसका प्रेशर इतना हाई हो जाए, इतना हाई हो जाए कि वो ब्लास्ट हो जाए, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो गर्म पानी मतलब सुपर हीटेड वाटर अगर किसी की बॉडी पे पड़ा, तो अल्टीमेटली 10 मिनट या मैक्सिमम आधा एक घंटा वो तड़प के मर जाएगा। इसलिए मतलब बॉयलर को हम एटम बॉम्ब बोलते हैं। तो ये एटम बॉम्ब की सुरक्षा के लिए ये इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट बना, ठीक है। और दूसरा कि इसमें जो बॉयलर ऑडिटर या इंस्पेक्टर जो होता है, ये जो रिकमेंड करता है केवल उस इंडस्ट्री को वही चीज लगानी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपको पता है कि जो मतलब कंपनी का जो मैनेजर होता है,
उसकी एक अकेली प्रॉपर्टी केवल ये बॉयलर होता है। मतलब बॉयलर से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो कंपनी का मैनेजर ही लेगा। और अगर उसको कुछ भी करना हो, मतलब जस्ट एग्जांपल लो कि अगर इसमें से एक स्क्रू भी ढीला होकर निकल गया है तो कंपनी के मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस समय ही बॉयलर को रोक देगा, बॉयलर इंस्पेक्टर को कॉल करेगा, वो आके देखेगा, इंस्पेक्ट करेगा, देन जो भी उसने करेक्शंस बोले हैं वो करेक्शंस होंगे। देन आफ्टर मतलब जब सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा तो इंस्पेक्टर क्लीन चिट देगा और उसके बाद ही बॉयलर आप दोबारा चालू कर सकते हैं। वरना अगर बाय डिफॉल्ट किसी ने बॉयलर पहले चालू कर दिया और इसकी वजह से कुछ भी नुकसान होता है तो कंपनी के मालिक को बहुत बड़ा मतलब जनरली केस हो जाता है उनके ऊपर। ठीक है, याद रहेगा। तो बॉयलर के लिए करेक्ट डेफिनेशन 22.7 लीटर्स होनी चाहिए। IBR एक्ट है, और अगर चाहते हो IBR एक्ट के बारे में तो आज शाम को IBR एक्ट फाइंड आउट करना और उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पढ़ना, मजा आएगा। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है बॉयलर। तो इट इज अ डिवाइस और इक्विपमेंट इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल इज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम वाटर एट डिजायर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर एज सोन इन फिगर। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ चुकी है। इसमें देखिए नो वर्क आउटपुट और इनपुट, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो चल रहा हो, इसलिए वर्क डन 0 हो गया। अब इसमें एक्चुअली हमारा जो आउटपुट होता है केवल इस वेलोसिटी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो और बाकी सब कुछ को हम लोग निगलेक्ट मानते हैं, इसलिए वो C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कंसिडर किया। उसके बाद यहाँ से Z1 और एक्चुअली मतलब इसी लेवल की बात करते हैं, ये यहाँ पे ठीक है, ये ऐसा। तो ये लेवल Z1 इज इक्वल टू Z2 हो जाता है, इसलिए आपका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी का फंडा है वो भी कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, तो ये बचा केवल इंथैल्पी। तो mZ1 प्लस, क्योंकि मतलब हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो प्लस Q इज इक्वल टू M इंटू H2। तो अल्टीमेटली रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो होगा Q इज इक्वल टू M इंटू H2 माइनस H1। ठीक है, चलिए इसके ऊपर फिर से क्वेश्चन। Water entered into a boiler at a specific enthalpy of 400 kilojoule per kg, and the boiler is produced steam with specific enthalpy of 2790। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया कि H1 की वैल्यू है और ये H2 की वैल्यू है। Heat added by burning of fuel is 2500 kilojoule per kg. The entry point is 5 मीटर बिलो द एग्जिस्ट पॉइंट। मतलब Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 5 मीटर रखा हुआ है। एज्यूम दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट द हीट लॉस फ्रॉम बॉयलर थ्रू रेडिएशन टू द सराउंडिंग। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आपके पास Q दिया हुआ है तो QR रेडिएशन से कितना लॉस हो रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये देखिए पूरा फिगर उसने समझाया है कि अंदर जाते वक्त इंथैल्पी की वैल्यू 400 डिग्री है, एग्जिट के वक्त 2790 है। तो Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 5 मीटर है। अल्टीमेटली ये यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है QF, मतलब जो फ्यूल से हीट सप्लाई हो रही है वो है 2500। ठीक है, तो और ये जो Q अमाउंट है, ये Q अमाउंट रेडिएट हो रही है, तो टोटल Q क्या होगा, तो Q प्लस QR होगा। वो आपको मतलब अल्टीमेटली QR फाइंड आउट करना है। तो ये चीज यहाँ से देख लो। तो फॉर्मूला क्या बना है, M इंटू H1 प्लस C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू M इंटू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस
जी जेड टू प्लस वर्क डन। तो मेरे ख्याल से वर्क डन आपका 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो ये पार्ट हट गया। तो जो बचा वो बचा है एम इंटू एच टू माइनस एच वन प्लस एम इंटू जेड टू माइनस जेड वन इंटू जी। ठीक है। अब इसके बेसिस पे आपने ये 252390 निकाल लिया। तो मैंने आपको क्या बोला, टोटल क्यू क्या होगा? तो टोटल क्यू होगा जो हमारा फ्यूज सप्लाई कर रहा है प्लस जो हमारा रेडिएट हो रहा है। तो अगर रेडिएट वाला आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इधर और ये इधर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एफ माइनस क्यू। तो देखो 2500 माइनस क्यू, मतलब जो हमने अभी प्रोड्यूस करके जो निकाला है वो 2390 है। तो अल्टीमेटली आपका हीट लॉस इन रेडिएशन जितना हुआ वो आपने फाइंड आउट कर लिया। इस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए अब आता है आपका वर्क टरबाइन। तो मेरे ख्याल से आपको टरबाइन क्या होता है ये पता है, देखा है आपने बीएमई की लैब में आई थिंक टरबाइन रखे हुए हैं। क्यों भाई लोग, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है। यहाँ से जब हम स्टीम पास कराते हैं तो ये स्टीम की वजह से क्या होता है, ये जो व्हील्स है ना ये बहुत तेजी में घूमते हैं। एक्चुअली ये व्हील्स ऐसा नहीं होता, ये व्हील्स ऐसा कुछ रहता है, सब एक दूसरे के साथ लिंक रहते हैं। ठीक है। तो जैसे मैं इसमें से स्टीम पास कराया तो ये घूमना चालू कर देता है। अब ये घूमने की वजह से जो अंदर का शाफ्ट है वो घूमता है, और ये शाफ्ट की वजह से क्या होता है भाई, तो मेरे ख्याल से आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला पढ़ा होगा। एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, ये आर्मीचर होता है। आर्मीचर घूमा तो नॉर्थ साउथ की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? फंक्शन टरबाइन का पता चल गया। अब सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने जो आपको बताया ये स्टीम टरबाइन का है, एक्चुअली इनको वाटर टरबाइन चाहिए। तो वाटर टरबाइन तो आपने देखा ही है, वो कुछ ऐसा होता है। याद आया? आप लोग शायद वाटर मिल, वाटर जैसे विंड मिल होता है वैसे वाटर मिल होता है कि इसमें से मतलब इसमें से वाटर फ्लो होगा तो ये ऊपर की ओर जाता जाएगा, ये नीचे ऊपर नीचे अल्टीमेटली सेम रूल्स है, ये घूमेगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी। तो इट इज अ हाइड्रोलिक मशीन कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो अब मुझे ये बताइए कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है? मैंने तो बोला करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैकेनिकल वर्क कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? बिल्कुल करेक्ट है। आपको यही बोलना है कि सर एक्चुअली जो विंड मिल है उसके जो मतलब जो वो शाफ्ट से कनेक्ट है और शाफ्ट जो है वो रोटेट हो रहा है। तो ये जो रोटेशन हो रहा है इट इज कॉल्ड मैकेनिकल। एक्सलेंट। तो अल्टीमेटली कोई ही ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वर्क डन मिल रहा है इसलिए वर्क डन होगा। और इसमें इंटरनल एनर्जी, क्योंकि जाते वक्त भी वो पानी था और निकलते वक्त भी वो पानी था, तो इंटरनल एनर्जी U1 इज इक्वल टू U2 मीन्स नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अगर ये सारे चीजें मैं यहाँ पे पुट करूँ तो क्या हो जाएगा है M H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई टू प्लस जी Z1 इज इक्वल टू M इंटू C2 प्लस C2 स्क्वायर बाई टू प्लस जी Z2 प्लस वर्क डन। ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या बोला U1 इज इक्वल टू U2, ये देखो उसने क्या किया H1 माइनस H2 रखा, तो H1 माइनस H2 जब ले लिया तो U1 प्लस P1 V1 माइनस U2 माइनस P2 V2। अब यहाँ से U1 और U2 दोनों सेम थे, इस वजह से दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो आपका इक्वेशन बना P1 V1 माइनस P2 V2। तो अब जो आपका इक्वेशन फिर से चेंज, मतलब जो यहाँ पे आपका इंथैल्पी H1 और H2 था उसकी जगह पे वो जगह P1 और V1। तो फॉर्मूला बना M P1 V1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 प्लस G Z1 इज इक्वल टू M V2 P2 V2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 प्लस G Z2 प्लस 1।
बस मेरे ख्याल से आज के लिए आपके लिए इतना काफी है। आपने डिफ्यूजर पढ़ा, बॉयलर पढ़ा और हाइड्रोलिक पंप पढ़ी। ठीक है, बिल्कुल।